वेलकम टू माय चैनल नॉलेज शेयर विद अमन। आज हम देखेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है। देखिए, सीपीयू शेड्यूलिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज़ करिए यहाँ आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है ना। यहाँ आपके फादर हैं। आपके फादर सभी को ड्यूटी देते हैं। आपके घर में एक वेडिंग होती है कि हर किसी को एक एक जिम्मेदारी है, आपको वहाँ से कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना। जब एक आ जाए तो दूसरा जाएगा। तो आपके पापा ने क्या करा है, वेडिंग के अंदर सभी को शेड्यूल कर दिया है कि भाई इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। जैसे कि शादी में क्या होता है, पब्लिक आती है, उसके वेलकम्स के लिए अलग लोग होते हैं और खाना खिलाने के लिए अलग लोग होते हैं, और उन सब चीज़ के लिए हर चीज़ को एक प्रॉपर वे के अंदर अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो वन बाय वन आते हैं लोग और अपना काम खाना पीना खा के और जो भी फंक्शन वगैरह होता है उसको अटेंड करके चले जाते हैं। यही सेम प्रोसेस किस में होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर। देखिए, सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर भी क्या होता है, जो भी हमारे पास आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये प्रोसेस को क्या करता है, सिलेक्ट करता है, एलोकेट करता है प्रोसेस को सीपीयू के अंदर इन सिस्टम, ठीक है ना। जो भी हमारे पास सीपीयू सिस्टम होता है, देखिए जो भी आपका सीपीयू है वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है एक टाइम में एक ही प्रोसेस को। हमारे पास जो आपका सीपीयू शेड्यूलिंग है वो इंश्योर करता है जब हमारे पास आपके मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपकी प्रोसेस होता है एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है, एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। देखिए इसके अंदर इन्वॉल्व्स होते हैं, वो डिसाइड करता है जो आपका प्रोसेस है कि भाई नेक्स्ट के अंदर अब कौन सा रन होगा और कितने टाइम के लिए वो प्रोग्राम आपका रन होगा, ठीक है, और किस टाइम वो स्विच होगा। ये सब क्या कहलाता है, सीपीयू शेड्यूलिंग कहलाती है। एक बार पढ़ लेते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम रिफर टू द प्रोसेस ऑफ selecting and allocating the CPU or process in the system. Since the CPU can only execute one process at a time, CPU scheduling ensures that multiple processes can make process efficiently. It involves deciding which process should run next, how long it should run, and when to switch to another process. अब हम बात करते हैं कि शेड्यूलिंग सिलेक्शंस के लिए कौन कौन से प्रोसेस अकर्स होते हैं। देखिए, जब भी आपका न्यू प्रोसेसर अराइव होता है, ठीक है ना, व्हेन आ न्यू प्रोसेस, उसके बाद जो भी आपका वेटिंग प्रोसेस है वो अपनी स्टेट्स को चेंज करता है रेडी स्टेट के अंदर। देखिए, जो भी हमारे पास रनिंग प्रोसेस होता है वो चेंज करता है वेटिंग स्टेट के अंदर, जिसको हम आपका इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कहते हैं। जो भी हमारे पास आपका रनिंग प्रोसेस होता है वो टर्मिनेट कर जाता है। देखिए, जो भी हमारे पास रनिंग प्रोसेस है वो चेंज होता है हमारे पास आपके रेडी स्टेट के अंदर, जिसको हम आपका इंटरप्ट्स बोलते हैं। देखिए, जब आपकी प्रायोरिटी होती है रेडी प्रोसेस की, वो एग्जिस्ट करता है प्रायोरिटी ऑफ रनिंग प्रोसेस के लिए। एक बार देख लेते हैं। When a new process arrive, when a waiting process change state to ready, when a running process change state to waiting input output request, when a running process terminate, when a running process change state to ready ब्रैकेट के अंदर interrupts, when priority of a ready process exceeds the priority of running process। अब हम बात करेंगे कि गोल्स क्या हमारे पास आपके सीपीयू शेड्यूलिंग के। पहला हमारे पास जनरल गोल्स फॉर ऑल सिस्टम। देखिए, इसमें क्या होता है, जनरल गोल्स ऑफ ऑल सिस्टम के अंदर, देखिए इसके अंदर आपका फेयरनेस होता है, मतलब जो भी आपका कंपेरेबल प्रोसेस होता है वो गेट कंपेरेबल सर्विसेज के लिए भी होता है। कंपाइलेंस टू सिस्टम पॉलिसी। देखिए, जो भी होता है वो सिस्टम कंपाइलेंस होता है हमारे पास सिस्टम पॉलिसी के लिए, और जो भी आपका सिस्टम है वो बिजी होता है किसके अंदर, आपके सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, कब वो फुल्ली यूटिलाइज होते हैं। ये सब तीनों के तीनों किस में आता है हमारे पास, जनरल गोल फॉर ऑल सिस्टम के लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड की इंटरेक्टिव सिस्टम
स्पेसिफिक गोल। देखिए इसमें क्या क्या आता है। पहला ये होता है कि जो इसका रिस्पॉन्सिव टाइम है और रिस्पॉन्स करना चाहिए हमारे पास रिक्वेस्ट को क्विकली, जो हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम है वो रिस्पॉन्स करना चाहिए, जल्दी से रिस्पॉन्स करना चाहिए। सेकेंड होता है हमारे पास इसके अंदर जो आपकी प्रोपोर्शनलिटी टाइम होता है, वो आपका मीट यूज़र एक्सपेंशंस होता है, मतलब वो यूज़र के साथ तेज़ी के साथ क्या करता है, एक्सपेंशन करता है। अब हम बात करते हैं आपके पास बेस सिस्टम स्पेसिफिक गोल की। देखिए इसमें क्या होता है, बेस सिस्टम स्पेसिफिक गोल के अंदर थ्रू आउट, देखिए थ्रू आउट मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कंप्लीट जॉब्स हैं वो पर यूनिट टाइम के अंदर होते हैं। थ्रो पोर्ट सबसे पहले होता है हमारे पास थ्रो पोर्ट्स में क्या होता है, जो भी हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्लीट जॉब्स होती हैं किसके अंदर, पर यूनिट टाइम के अंदर होती हैं। और सेकंड आता है हमारा इसके अंदर आपका टर्न अराउंड टाइम, जिसको हम लेटेंसी भी बोलते हैं। इसके अंदर मिनिमाइज टाइम होता है आपके किस किस के बीच, सबमिशन एंड टर्मिनेशंस जॉब के बीच। एंड देन थर्ड क्या चीज़ है इसके अंदर, जो आपका CPU यूटिलाइजेशंस है, जिसके अंदर जो आपका CPU है वो बिज़ी होता है हर टाइम के लिए। हाँ बात करते हैं अब फोर्थ रियल टाइम स्पेसिफिक गोल्स की। देखिए इसमें क्या होता है, मीटिंग डेडलाइंस होती हैं एंड सेकंड चीज़ होती है प्रिडिक्टेबिलिटी। क्या क्या होती है हमारे पास आपकी मीटिंग डेडलाइंस, सेकंड होती है हमारे पास प्रेडिक्टेबिलिटी। अब हम जानेंगे कि CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कितने तरह की होती हैं। हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग और दूसरी होती है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। पहले देख लेते हैं कि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर क्या होता है। देखिए जो भी आपकी शेड्यूलिंग है, जो प्रोसेस के अंदर रन करती है और इंटरप्ट करती है हाई प्रायोरिटी के साथ, जो अभी प्रोसेस आपका एंटर करता है क्यू के अंदर, देन एलोकेट करता है CPU को, इसको हम आपका क्या कहते हैं, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कहलाती है। देखिए जो यदि मैं इस केस की बात करूं, जो भी आपका करंट प्रोसेस होता है स्विचिंग के लिए फ्रॉम आपका क्यू टू रेडी क्यू के अंदर, वो क्या होता है हमारे पास हाई प्रायोरिटी क्यूज़ के अंदर होता है। जो आपका CPU होता है वो यूटिलाइज होता है हमारे पास प्रोसेस के अंदर, यूटिलाइज किस होता है हमारे पास CPU साइकिल्स के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं आपके पास नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की। देखिए आपका नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या होता है, जो भी आपकी शेड्यूलिंग होती है वो रन करती है, रनिंग प्रोसेस में होती है और वो आपकी इंटरप्ट नहीं करती किसी भी अदर प्रोसेस को। देखिए वो इंटरप्ट नहीं करती किसी भी अदर प्रोसेस को, जिसको मैं आपको क्या कहता हूँ, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कहता हूँ। आपको कोई भी अदर प्रोसेस होता है जो एंटर करता है क्यू के अंदर, तो वो क्या करता है, वेट करता है एंटिल कब तक जो आपका करंट प्रोसेस है फिनिश ना हो जाए इट्स CPU साइकिल्स के लिए। समझ में आया प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब हम बात करते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की, मतलब कौन कौन से स्टेप हैं जिसको मैंने बोला शेड्यूलिंग मैट्रिसेस। अब हम बात करते हैं कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो CPU शेड्यूलिंग के लिए यूज़ होते हैं। हम पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला होता है हमारे पास अराइवल टाइम। देखिए अराइवल टाइम क्या होता है, देखिए जो भी आपका प्रोसेस है वो अराइव होता है हमारे पास किस स्टेट के अंदर, रेडी स्टेट के अंदर, इसको हम आपका कहते हैं आपका अराइवल टाइम। जो भी आपका प्रोसेस है वो अराइव होता है रेडी स्टेट के अंदर, ये क्या कहता है हमारे पास आपका अराइवल टाइम। अब हम बात करते हैं आपके कंप्लीटेशन टाइम की। देखिए कंप्लीटेशन टाइम में क्या होता है, जो भी आपका प्रोसेस है, जो भी उसको टाइम लग रहा होता है, ठीक है ना, जो भी आपका एक बार प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाता है टोटल एग्जीक्यूशन के साथ, तो हम इसको कहते हैं आपके पास कंप्लीटेशन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसेस कहलाता है, जिसको हम रेफर करते हैं आपके CT के द्वारा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ब्रश टाइम और सर्विस टाइम क्या होता है। देखिए ब्रश टाइम क्या होता है, जो टाइम रिक्वायर होता है हमारे पास प्रोसेस को एग्जीक्यूशंस के लिए CPU के अंदर, ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका ब्रश टाइम कहते हैं। ब्रश टाइम क्या होता है, जो हमारे पास जो भी आपका प्रोसेस है कितना टाइम रिक्वायर्ड है CPU के अंदर एग्जीक्यूशंस के लिए, ये क्या कहलाता है हमारे पास आपका ब्रश टाइम। और आपका सर्विस टाइम, जिसको हम डिनोट करते हैं आपका BT और ST के साथ सर्विस टाइम को। अब हम बात करेंगे आपके पास टर्न अराउंड टाइम की। देखिए टर्न अराउंड टाइम क्या होता है,
इसको भी देखते हैं। ये हमारे पास डिफरेंस होता है किस किस के बीच, आपका कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम्स के बीच का, जिसको हम आपका कहते हैं टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। जो टाइम स्पेंड होता है प्रोसेस के अंदर इन सिस्टम, वो क्या होता है हमारे पास, आपका जो सीपीयू टाइम होता है प्लस का आपका इनपुट आउटपुट टाइम होता है प्लस का जो आपका वेट टाइम होता है, रिफल किया जाता है हमारे पास कैसे, टर्न अराउंड टाइम के लिए। एक बार फॉर्मूला देख लें टर्न अराउंड टाइम का क्या होता है। जो भी हमारे पास आपका कंप्लीटेशन टाइम है, डिफरेंस और हमारे पास जो अराइवल टाइम है, ठीक है, ये टर्न अराउंड टाइम इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं आपके पास वेटिंग टाइम की। अब वेटिंग टाइम क्या होता है, देखिए ये हमारे पास डिफरेंस होता है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस का आपका जो ब्रश टाइम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, आपका वेटिंग टाइम कहलाता है, जिसको हम रेफर करते हैं आपके WT से। वेटिंग टाइम हम कैसे निकालते हैं, वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस का ब्रश टाइम। अब हम बात करेंगे आपके पास रिस्पॉन्स टाइम की। देखिए रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, जो भी आपका प्रोसेस फर्स्ट टाइम गेट्स करता है CPU को, मतलब जो फर्स्ट टाइम आता है उसको हम कहते हैं आपका रिस्पॉन्स टाइम। अब हम आपका एवरेज मीन और वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बार देख लेते हैं। देखिए हमारे पास ये आपका डिफरेंस होता है, ठीक है, हमारे पास ये रेशो का डिफरेंस रेशो है हमारे पास आपका एवरेज मीन और वेटिंग टाइम क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, मतलब कितना सम है हमारे पास वेटिंग टाइम का उन प्रोसेस का और कितना हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस हैं, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है n तक जाता है, ठीक है। हमारे पास वेटिंग टाइम i होता है डिवाइड बाय n क्या हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस, कितने नंबर ऑफ प्रोसेस हुए हैं। हम बात करते हैं आपका सेकंड की एवरेज मीन टर्न अराउंड टाइम की। टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास सम होता है सम ऑफ टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस, मतलब कितना सम हुआ है टर्न अराउंड टाइम प्रोसेस का, और डिवाइड होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस का। हम बात करते हैं आपके पास टर्न अराउंड टाइम की, ठीक है ना। ये भी कैसे कैलकुलेट करता है, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 n तक जाता है टर्न अराउंड टाइम, वेयर n क्या है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस। आप बात करते हैं हमारे पास आपका 9th प्रोसेस यूटिलाइजेशंस की। देखिए आप प्रोसेस यूटिलाइजेशंस क्या होता है एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास रेशो होता है आपके बिजी टाइम, जो भी आपका टोटल टाइम पास हुआ है प्रोसेस को फिनिश करने के लिए, ठीक है, और आपका जो भी प्रोसेस है वो बिजी हुआ है एज पॉसिबल के लिए। हम बात करते हैं प्रोसेस रिलेशंस का। आपका जो प्रोसेसर है उसका ब्रश टाइम डिवाइड बाय आपका प्रोसेसर बिजी टाइम प्लस का प्रोसेसर आइडल टाइम, ये क्या कहलाता है हमारे पास आपका प्रोसेस यूटिलाइजेशंस कहलाता है। देखिए अब हम लास्ट बात करेंगे हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर थ्रूपुट। अब थ्रूपुट क्या होता है, जो भी हम मेजर करते हैं वर्क को किसके अंदर, यूनिट टाइम इंटरवल के अंदर, किसके अंदर, यूनिट टाइम इंटरवल के अंदर। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट कर लें एक बार देख लेते हैं। थ्रू आउटपुट को जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट हुए हैं डिवाइड बाय टाइम यूनिट, उसके लिए इसको इजीली बनाने के लिए नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास मैक्सिमम CT, ठीक है ना, ये क्या हमारे पास CT है, और उसके बाद मैक्सिमम AT। ये आपको पता ही है, कमेंट से बताइए ये CT और AT क्या है। अब हम बात करेंगे आपके पास शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स की। किसकी, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स की। कौन कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं शेड्यूलिंग के लिए। हम यूज़ करते हैं आपके पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसको हम आपका FC बोलते हैं। सेकेंड होती है हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, थर्ड होते हैं हमारे पास शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTF। हम शेड्यूलिंग इन इंटरेक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो कौन कौन सी होती है, ये हमारे लिए बेस सिस्टम के लिए थी, ये किसके लिए हमारे पास इंटरेक्टिव सिस्टम के लिए। इसके अंदर फर्स्ट हमारे पास राउंड रोबिन, सेकंड है हमारे पास हाईएस्ट रिस्पांस रेशो नेक्स्ट, इसकी हम शॉर्ट फॉर्म में HRRN, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद
मल्टी लेवल क्यू, देन लास्ट है हमारे पास प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विथ मल्टी लेवल क्यू। अब हम बात करेंगे आपके पास जियांट चार्ट की। देखिए जियांट चार्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जो भी आपका जियांट चार्ट है वो शो करता है कि भाई कितना एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम पीरियड लिया है प्रोसेस को होने के लिए, ठीक है ना, कितना प्रोसेस लिया है। यदि हम सिंपली देखें तो हमें दिखा रखा है आपका वो किससे स्टार्ट होता है, आपका प्रोसेस 0 से स्टार्ट होता है। जो हमारा जियांट चार्ट है, देखिए सपोज़ करिए कहाँ से स्टार्ट है हमारे पास 0 से गया हमारे पास 10 तक। कौन सा आपका P1 प्रोसेस, देखिए जो 10 से लेकर 12 के बीच है, ये कौन सा टाइम है हमारे पास आइडल टाइम, क्योंकि इसमें कोई आपका एग्जीक्यूशन या प्रोसेस नहीं हुआ है, ठीक है। यदि मैं बात करूँ आपके पास कहाँ से कहाँ तक का, 12 से लेकर 14 तक, ये हमारे पास क्या आपका स्टार्टिंग टाइम है, और ये हमारे पास क्या है, देखिए 12 हमारे पास क्या है, हमारे पास आपका एग्जीक्यूशन टाइम है, और ये हमारे पास क्या है फिनिश टाइम है। अगर ये किसके लिए हमारे पास P2 के लिए, अगर मैं P3 की बात करूँ तो ये हमारे पास क्या है, ये एग्जीक्यूटिंग टाइम है, और ये हमारे पास कैसा है, ये फिनिश्ड टाइम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आपका प्रोसेस P1 है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम 0 टाइम यूनिट एंड फिनिश होता है हमारे पास बिफोर 10 यूनिट्स, हमारे पास 10 यूनिट से पहले ख़त्म होता है। सेकंड की जब मैं बात करता हूँ, जो आपका 10 यूनिट है, 10 से 12 यूनिट ड्यूरेशन की क्या कहलाता है हमारे पास, ये आइडियल कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई आपका प्रोसेस नहीं है, किसके अंदर, रेडी क्यू के अंदर। देन यदि मैं थर्ड की बात करूँ, ये स्टार्ट हुआ एग्जीक्यूटिव टाइम P2, कहाँ से कहाँ तक गया, हमारे पास जो स्टार्टिंग एग्जीक्यूटिव टाइम है वो 12 है, और फिनिश कहाँ हो रहा है हमारे पास 14 तक हो रहा है। यदि मैं स्टार्ट की बात करूँ, हमारे पास P3 से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारे पास एग्जीक्यूटिंग करना 14 से, और फिनिश का हो रहा है 70 पे। अब हम बात कर लेते हैं आपकी आज की लास्ट एंड इम्पोर्टेंट्स एल्गोरिथम की, FCFC, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए हमारे पास जो आपकी FCFC है ये इम्प्लीमेंट होती है आपकी क्यू के अंदर, जो सर्व करती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर के अंदर। देखिए जो भी आपका प्रोसेस असाइन होता है CPU के लिए, जो भी इसका ऑर्डर है वो रिक्वेस्ट करता है आपके ऑर्डर टू अराइवल के लिए। जो भी आपकी देखिए जो रेडी क्यू है हमारे पास वो मेंटेन करती है सभी प्रोसेस को किसके अंदर, अराइवल ऑर्डर के अंदर। देखिए जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो एग्जीक्यूशंस है जो CPU का वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए सिलेक्ट हो जाता है आपका कहाँ से, रेडी क्यू के अंदर से। जो भी आपका प्रोसेस ब्लॉक्ड है सर्विस इनपुट आउटपुट के लिए, जो आपकी जो भी आपका ब्लॉक्ड है वो आपका क्या रहेगा, ब्लॉक्ड क्यू के अंदर, जिसको हम आपका कहेंगे डिवाइस क्यू। एंड जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो सिलेक्ट होगा आपका रेडी क्यू के साथ, देन वो एग्जीक्यूट हो जाएगा CPU के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट्स कॉन्सेप्ट्स एंड दे आर ऑल टॉपिक्स कवर इन डिटेल्स। आपका काम है इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अपने जो लोग BTech गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, BCA MCA, ये उन तक पहुंचाना। आपको यहाँ फुल कंटेंट मिल रहा है, वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ। थैंक यू।